नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बैनर्जी। हम क्रिटिकल थिंकिंग जारी रखते हुए हम थोड़ा अल्टरनेट जा रहे हैं। एक बार स्टुपिडिटी की बात कर रहे हैं, बेवकूफ़ी मूर्खता की। और फिर हम पॉजिटिव साइड ले रहे हैं कि हम अपना थिंकिंग को कैसे ऊपर उठा सकते हैं। क्योंकि हम कई बार बोल चुके हैं, आजकल हमारा इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, और इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। रद्दी पेपर जैसे इकट्ठे हो रहे हैं, और एक इंफॉर्मेशन दूसरे इंफॉर्मेशन से कोई उसका कनेक्शन नहीं रहता, तो हमारे को जल्दी आता है, जल्दी साफ हो जाता है। तो अभी हम आज बात करेंगे कि कोई भी हम अपने अपने इससे, अपने क्या कहेंगे, अपने डिसिप्लिन से, अपने अनुशासन से कैसे हम अपने माइंड को एक प्रकार से थिंकिंग के लिए, हम एक प्रकार का थिंकिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, लर्निंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। हमारा थिंकिंग क्लियर होगा कोई विषय में, और उसमें हमारा को लर्निंग भी होगा। और लर्निंग कैसे होगा? टीचिंग करके होगा, हम अभी बताते हैं। लोग सोचते हैं कि टीचिंग लोग करते हैं, वो अगले को ज्ञान देने के लिए करते हैं। अगले को जितना ज्ञान मिलता है टीचिंग में, उससे ज़्यादा जो करता है उसको ज़्यादा उसका थिंकिंग क्लियर होता रहता है, उसका क्रिटिकल थिंकिंग क्लियर होता रहता है, उसको मास्टरी होता रहता है। अभी हम बताएंगे। मान लीजिए एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, आपके पास काफ़ी इंफॉर्मेशन है। कोई स्टूडेंट है, अक्सर यंग एज स्टूडेंट लाइफ में है, या कोई किसी सब्जेक्ट में मैटर, कोई चैप्टर पढ़ने की कोशिश कर रहा है, और वो बहुत बड़ा चैप्टर है या बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं अभी, जो क्योंकि टीचिंग आजकल क्या है कि रैपिड फायर हो गया है, एमसीक्यू, ये क्यू, इंफॉर्मेशन बेस्ड। तो वो एमसीक्यू में भी एक दूसरे के साथ कुछ लिंक नहीं रहता है, तो वो, तो जो भी है, मान लीजिए एक, वो सब बाद में आएगा एमसीक्यू पर। अगर आपको मास्टरी करना है अपना कोई, तो क्रिटिकल थिंकिंग इस्तेमाल करके आप कैसे मास्टरी करें। आपका कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं वो सोचते हैं कि हम इसको मेमोराइज कर लेते हैं, बार बार इसको पढ़ते हैं, और हम एक प्रकार से घोट लेते हैं इसको, और उसको रिप्रोड्यूस कर देते हैं। तो वो घोट लेंगे, थोड़े दिन याद रहेगा, फिर रिप्रोड्यूस करेंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर उसको बहुत बार पढ़ेंगे, बहुत बार, और फिर बोरिंग भी लगेगा, एक ही चीज को आप बार बार पढ़ रहे हैं। तो ऐसे नहीं करने का है। अगर आपको अच्छे से क्रिटिकली उसको ग्रास्प करना है, तो आप जो कॉम्प्लेक्स चीज को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। कोई भी मैटर होता है, उसमें कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ की मैसेजेस रहते हैं, कि कुछ उसमें मीनिंग रहता है, उसको सिंप्लीफाई करो। उसको आप अपने वर्ड्स में नोट करो कि ये बोलना चाहता है। बड़ा मैटर को आप सिंप्लीफाई करो कि इतना ये है, इसमें मेन चीज क्या है। अगर वो अच्छे से अच्छा किताब होगा, अच्छे से लिखा होगा, तो उसमें जरूर कोई मैसेज होगा। अगर अनकनेक्टेड है तो मतलब वो किताब आपके लिए ठीक नहीं है। वो जो लेखक है वो कैसे, आजकल वो मैटर भी बहुत आते हैं, जैसे भी भर देते हैं, एआई जनरेटेड, ये जनरेटेड, उसका कोई कनेक्शन नहीं रहता। तो अगर वो अच्छा, कोई इंटेलिजेंट ने लिखा होगा कोई चीज, तो उसको कोई मैसेजेस देने की कोशिश कर रहा, उसको आप सिंप्लीफाई करें। उसके बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद, आप उसको टीच करें। अब टीच का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई इकट्ठे करने हैं, लोगों को ऑडियंस लेना है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी आप टीच कर सकते हैं। एक कुर्सी, खाली कुर्सी को भी टीच करें, जैसे आप ऐसे करें कि टीच कर रहे हैं। और आजकल तो बहुत ये है, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। अभी आप अपना लैपटॉप के सामने उसको टीच करें, रिकॉर्ड कर ले, फिर बाद में आप उसको रिप्ले भी कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ आप अटक गए, कहाँ कहाँ आपको तो वो रिप्ले हो जाएगा। तो ये भी एक टीचिंग है। इससे आप सीखेंगे और अपने वर्ड्स में बोलेंगे, क्योंकि आपने कंसेप्ट पहले नोट कर लिया, और आप समझने की कोशिश किया कंसेप्ट। उस कंसेप्ट को आप टीच करें, या लैपटॉप के सामने, या खाली कुर्सी के सामने, या अपने कोई दोस्त को समझाए,
या बच्चे कई बार, हमारे टाइम में तो ग्रुप में हम एक दूसरे से डिस्कस करते थे। आजकल मैं बता ना, इतना अनहेल्दी कंपटीशन हो गया, एक दूसरे से भी बात नहीं करते, सब अपना अपना ये करते हैं। उसमें टाइम, मेहनत लगता है, बोरिंग होता है। पर अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बार बार वो चीज़ मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा। आप टीच करें, और जब टीच करेंगे आप कहीं ना कहीं बीच बीच में अटकते रहेंगे। क्योंकि जब आप कोई कंसेप्ट को सोचते कि आपने समझ लिया, फिर आपने सिंप्लीफाई करके समझ लिया, फिर आप सोचते हैं कि अभी हमको समझ में आ गया, पर जब टीच करने जाते हैं तब आपका जो भ्रम रहता है कि मैं समझ गया, वो टूट जाएगा, क्योंकि बीच बीच में आप अटक जाएंगे। उससे पता चलेगा, तो जब अटकेंगे उससे आपको डिस्करेज नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। आप फिर से जाइए कि कहाँ कहाँ आप अटक रहे हैं, उसको फिर जाइए, फिर से देखिए, और फिर अगले बार फिर कोशिश कीजिए, तो उस जगह में आप अटकेंगे नहीं। ये जो एरर्स करते हैं, एरर्स से आपका लर्निंग बढ़ता है। एरर से लर्निंग बढ़ता है। हमको याद है, हम जब वाइवा होता था आज से 50 साल पहले भी, हम जहाँ जहाँ टीच एग्जामिनर ने अटके, आज तक हम घर में जाके किताब देखे थे, आज तक वो हमको याद है, वो पॉइंट्स जो हम यहाँ अटक गए थे। 50 साल बाद भी है। तो आप जब खुद प्रैक्टिस करते हैं, जब आप बात करते करते अटक जाते हैं, तो आपको आप फिर से जाइए, और फिर अगले बार आप नहीं अटकेंगे। एरर्स आपके आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि ये कंसेप्ट हमको ठीक से समझ में नहीं आया, हमको लगा कि हम समझ गए, पर ये ये तो हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं या नॉलेज की बात कर रहे हैं। हर कोई भी चीज में अगर आपको उत्तीर्ण होना है, आपको हाई लेवल में जाना है, चाहे वो खेल हो, चाहे वो नॉलेज हो, या कोई सब्जेक्ट हो। मैं क्रिकेट में काफी इंटरेस्ट लेता था। सुनील गावस्कर हमारे साथ साथ ही, सुनील गावस्कर का क्रिकेटिंग कैरियर, हमारा तो कैरियर हुआ नहीं। एक गेम हम यूनिवर्सिटी हमारे आए थे, इंटर यूनिवर्सिटी में, तब वो टेस्ट प्लेयर नहीं थे। तब हमारा थोड़ा कह सकते हैं कि जबलपुर यूनिवर्सिटी में वो बॉम्बे यूनिवर्सिटी चाहे थे तब। उसके बाद एक हम एक्स्ट्राज में थे, एक गेम वो जो इंटर यूनिवर्सिटी में हमने फील्ड लिया था जब गावस्कर बैटिंग कर रहे थे। हम फर्स्ट 11 में नहीं थे जबलपुर यूनिवर्सिटी से, 1970-71 के। उसके बाद वो वेस्ट इंडीज गए। पर गावस्कर को फिर हम हमेशा फॉलो करते रहे, क्योंकि वो थोड़ा था कि उस टाइम हमारा कुछ सेल्फी एल्फी नहीं था। तो वो हम फॉलो करते रहे, तो हमने देखा वो उनके मैचेस बहुत। आपको मालूम है, सुनील गावस्कर हमारे जनरेशन वाले को ज़्यादा मालूम होगा, वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम। और उस टाइम वो हेलमेट हेलमेट कुछ नहीं था, बड़े से बड़े फास्ट बॉलर्स को वो फेस करते थे। तो उनका हमने उनका क्या टेक्निक था, फिर उनके आप गूगल सर्च करके देख भी सकते हो। वो आउट जब भी आउट होते थे, जब भी आउट होते थे, आके उसको एनालाइज करते थे। उस टाइम पूरा रिकॉर्ड होता था टेस्ट मैच का, रनिंग कमेंट्री दूरदर्शन में पूरा। तो उसको रिप्ले करते थे, वीडियो रिप्ले करते थे, और जिस बॉल पे वो आउट होते थे उसको अच्छे से एनालाइज करते थे कि कैसे आउट हुए, जैसे हम बोले ना जहां आप अटक गए। और उसको फिर जब अगले नेट प्रैक्टिस में ऐसे ही बॉल को वो बार बार प्रैक्टिस करते थे कि ये गलती हम नहीं करेंगे। जैसे ऑफ स्टंप के बाहर कोई बॉल जा रहा है, तो वो लगातार ऑफ स्टंप के बाहर वाला बॉलिंग नेट प्रैक्टिस में वो छोड़ते थे, और पीछे जो माली होता था उसको बोलते थे कि आप नोट करो कि कितने बॉल हमने टच किए हैं। टच नहीं करने का है, क्योंकि हम इसमें आउट हो गए थे। उसी टाइप का बॉलिंग वो उसमें प्रैक्टिस करते थे। फिर क्या हुआ था कि वो जो वेस्ट इंडीज के बॉलर होते थे, वो शॉर्ट पिच बाउंसर बहुत फेंकते थे, और वो कई बार हुक करने जाते थे, क्योंकि एक इंस्टिंक्ट होता है, हुक करने जाते थे तो वो कैच चला जाता था। तो वो अपने को रोक लगाने के लिए शॉर्ट पिच बॉल में प्रैक्टिस किया। और यहाँ तक कि जिसमें उसका बल्ला ना उठे अपने इससे रिफ्लेक्स से, उन्होंने भारी बल्ला में बैटिंग किया कि भारी बल्ले से ना उठे। मतलब उन्होंने पूरा आइडेंटिफाई किया कि हमारे ये कमजोरी है, ऐसे ऐसे बॉल पे और वो स्ट्रोक्स को उन्होंने रिफाइन कर दिया। तो ऐसे ही अगर आप टीच करते हो, आप अपने कैमरा के सामने देखते हो यार हम यहाँ अटक गए थे, तो अगले बार आप फिर से करोगे, वो रिफाइन हो जाएगा। और एक और चीज़ है कि जब आप सिंप्लीफाई करते हो, उसको समझाने की कोशिश करो। समझाने की कैसे कोशिश करोगे, दूसरे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करो, उदाहरण से। जैसे कोई अगर साइंटिफिक
फिनोमिना है, कोई साइंस के बारे में कुछ चीज़ आप समझा रहे हो, बायोलॉजी में या कोई इसमें, तो आप ऐसे कुछ उदाहरण दो कि जो आप उसको आप कम्युनिकेट कर सकते हो, आपका कंसेप्ट, आपका जो आइडिया है, जो आपने अपने अपने मेथड से करो। किताब में कुछ दिया है पर आप उसी को क्रिएटिविटी कहते हैं, कि अपने मेथड में उसको कुछ ऐसा एग्जाम्पल दो जिससे कि वो अगला भी समझ जाए जिसने उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, आपको भी आपके आइडियाज क्लियर होते रहेंगे और आप फिर भूलोगे नहीं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं अपने इससे एग्जाम्पल देता हूँ कि जब ये महामारी चल रहा था, मेरा सब्जेक्ट है इसलिए मैं, तो तब ये काफ़ी कुछ विवाद चल रहा था, इवन सीडीसी से, डब्ल्यूएचओ से, एंथनी फॉची से, जड़े हुए हमारे जो आईसीएमआर के एक्सपर्ट्स थे, वो कहते हैं कि जो आदमी रिकवर कर जाएगा, जिसको कि संक्रमित हो जाएगा, नेचुरल इन्फेक्शन हो जाता है, कईयों को हो गया क्योंकि फैल गया सब, कोरोना वायरस सब फैल गया, कितना भी आप लॉकडाउन में सब फैल, तो उसके बाद जो लोग 99.99 रिकवर कर गए, जो यंग थे, जो हेल्दी थे, तो रिकवर करने के बाद हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज आ जाते हैं, वो वायरस को लड़ने के एंटीबॉडीज आ जाते हैं, ये जो नेचुरल इम्यूनिटी आ जाता है, जो कि 13 गुना, 26 गुना ज़्यादा स्ट्रांग, बाकी रिसर्च से पता चला बाद में। पर सीडीसी, डब्ल्यूएचओ, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हमारे, उन लोग आईसीएमआर के एक्सपर्ट्स बार बार वो कह रहे थे नहीं, नेचुरल इन्फेक्शन से बाद, रिकवर के बाद भी आपको टीका लगना है कोविड का, क्योंकि यह नया वायरस है, हमको पता नहीं है, इम्यूनिटी आपका हाइब्रिड इम्यूनिटी हो जाएगा, दोनों मिला के, ये मिला के वगैरह वगैरह और स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसके रिकवर करने के 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते के बाद आप पूरा कोविड का टीका लेना। प्रॉब्लम यह था कि उनके टीके बन गए थे, वेस्ट जाएंगे ना, खाना बन गया था, अभी आपके भर पेट खा लिया तो आपको फिर से खिलाना ही है ठूस ठूस के। तो मेरे को लगा, मैं, क्योंकि मैं भी हमेशा, डब्ल्यूएचओ एक जमाने में बहुत अच्छा बॉडी था, बाद में अभी पता नहीं क्या फार्मा इन्फ्लुएंस है या जो भी, इनके कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट काफी आ गए, तब मेरे को लगा यार ये कैसे हो सकता है नेचुरल इन्फेक्शन। फिर मैं लोगों को समझाने लगा, मैंने फिर कई जगह मैंने भाषण दिया इसके ऊपर, लोगों से बात किया, अभी लोगों को, अभी हम एज अ साइंटिस्ट तो हम समझ जाएंगे कि भाई ये वायरस है, ये पूरा एंटीबॉडी बनाता है, पर अभी हमको सिंपल वे में समझाना है, आम लोगों को जो समझाना है। तो हमने फिर एक हमारा आइडिया कैसे आ गया, हमारे जैसे कॉलेज का रियूनियन हुआ था, 50 साल हो गए कॉलेज छोड़ के, उसके बाद रियूनियन में हमने एक दूसरे को 50 साल देखा नहीं, फिर भी हम पहचान गए। क्यों? अभी लोगों के बाल चले गए, कोई गंजा हो गया, घुंघराले बाल वाले गंजा हो गया, पर उनका बाकी बॉडी तो सेम था। जैसे अभी कोरोना वायरस में वो कहते हैं कि म्यूटेशन हो जाता है तो नया स्ट्रेन आएगा तो आपका इम्यूनिटी कम हो जाएगा, नया वैक्सीन फिर से लगाना पड़ेगा। तो हमने बोला देखिए, हम हमारे जो मेडिकल में 5 साल, 5.5 साल हम उनके साथ पढ़ाई किया, 5.5 साल हम रहे, 5.5 साल में हम उनके साथ उठे बैठे, पूरे क्लासमेट्स, जब रियूनियन हुआ तो हमारे को क्या है कि उनके कुछ फीचर्स चेंज भी हो गए, पर मेजर पूरा उनका बोलने का तरीका, चलने का तरीका, सब एक दूसरे को पहचान गए। अगर मान लीजिए हमको 5.5 साल कोई नहीं, हम उनके साथ बिताते, उनमें से कोई हमको 1 हफ्ते ही मिलता है, उसको हम 50 साल बाद मिलते हैं तो हमको नहीं पहचान पाते। तो ये वायरस का भी ऐसा है, क्योंकि जब नेचुरल इन्फेक्शन होता है, वो वायरस हमारे बॉडी में 14 दिन रहता है, तो हमारा बॉडी का जितना इम्यून सेल्स होते हैं जो एंटीबॉडीज बनाते हैं, अच्छी तरह पहचान जाते हैं, और पूरा वायरस रहता है, 14 दिन रहता है, काफी वायरस पार्टिकल। उसके बाद अगर 10 साल बाद भी हमारे इम्यून सेल्स, जो एंटीबॉडी बनाने वाले जो सेल्स होते हैं, वो जैसे वायरस आएगा, री इन्फेक्शन होगा, इमीडिएटली पहचान जाएंगे। और वैक्सीन आप क्या दे रहे हो? खाली उसका स्पाइक प्रोटीन दे रहे हो, 95% आप नहीं दे रहे हो, उसका 5% से भी कम दे रहे हो, और यहाँ पे टीका लगा रहे हो, 2 दिन टीका रहेगा, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद दूसरा डोज लगेगा, 2 दिन ही दिया है, छोटा सा दिया, वो इम्यूनिटी ज्यादा रहेगा या वायरस 14 दिन रहेगा, जैसे हमारे क्लासमेट्स हमारे साथ 5.5 साल रहे, तो और म्यूटेशन अगर होगा स्पाइक प्रोटीन में तो बाकी 95% तो वो चेंज होने के बाद भी रहेगा। तो जो नेचुरल इन्फेक्शन होता है
उससे तो जो बचाव शक्ति ये तो कॉमन सेंस है, ये तो साइंस की भी जरूरत नहीं है, और ऐसे बाद में स्टडीज आ गए थे, तो हम ऐसे समझाते थे। मतलब ये जो इम्यूनोलॉजी समझा रहे थे, हम अपना क्लास का एग्जाम्पल दे रहे थे कि भाई ये देखिए, ये 50 साल बाद भी। और ऐसे कई ऐसे पुराने जो कम्युनिकेबिलिटीज में ऐसे कई है कि एक बार जिसको हो जाता है, अभी जैसे अभी अफ्रीका में टीके नहीं लगे, हमारे इंडिया में भी स्लम्स में फर्स्ट वेव में कुछ नहीं हुआ लोगों को, जो लोग की बहुत कंजेस्टेड कंडीशन में रहते हैं। क्योंकि ये कोरोना वायरस एक, ठीक है लैब में हो या को कहीं भी हो, ये कोरोना वायरस था जो कि चार अलग टाइप के कोरोना वायरस ऑलरेडी सर्कुलेट कर रहे हैं कम्युनिटी में, दूसरे कोरोना वायरस जिससे जुकाम खांसी होता, और उनसे भी थोड़ा मिलता जुलता है ये। तो उसके भी एंटीबॉडीज थोड़े बहुत क्रॉस प्रोटेक्शन दे रहे थे। तो ये एक समझाने का तरीका हम बता रहे थे कि ये हम अपने को, जब हम कोई चीज नया देखते हैं नया, और हमको देखना है कि अगले को हम कैसे समझाए कुछ उदाहरण देके, तो हमने एक ऐसा ही उदाहरण दिया कि हमारा क्लास रियूनियन का हमने उदाहरण दिया। और भी दे सकते हैं, जैसे अभी कोई नया आदमी को देख के कुत्ता भौंकता है, पर वो रोज उस आदमी को देखेगा, उसको एक ये हो जाता कि भाई अभी हम पहचान गए इसको, या अपना है। तो ऐसे हमारा बॉडी भी जो है, बॉडी सेल्स भी, जो कोई नया कोई आएगा और वो 14 दिन रहेगा तो उसको पहचान जाता है, तो रिएक्शन उस हिसाब से रिएक्शन होता है। तो ये हमने, तो ये जो है इससे क्या है, फिर आप अपना क्रिएटिव ये सोच सकते हैं कि आप जब टीच कर रहे हैं तो आप और कैसे एग्जाम्पल दे, हमने एक एग्जाम्पल दिया, आप और भी एग्जाम्पल सोच सकते हैं। जितने बार आप सेम चीज को ना रिपीट करके अलग अलग तरीके से रिपीट करें, तो आपका जो आइडियाज है, कंसेप्ट है, और क्लियर होते रहेंगे। और जहाँ अटकेंगे आप नोट कीजिए, जहाँ अटक रहा है सुनील गावस्कर जैसे, अगले बार उसको फिर से रिफाइन कीजिए कि हम यहाँ अटक गए थे, तो ये हमारा वीक पॉइंट है, यहाँ हमारा फ्लो अटक जाता है। क्योंकि जो एरर होते हैं, जो गलतियां करते हैं, उससे आप ज्यादा सीखते हैं, आप फ्लो फ्लो से ज्यादा सीखते हैं। अभी आप, तो ये हमको लेना था कि देखिए, जो लर्निंग और टीचिंग में, टीचिंग और लर्निंग, जो टीच करता है वो ज्यादा सीखता है, जो सुनता है वो खाली उसको एक आइडिया होता है कि ऐसा कुछ है, फर्स्ट फर्स्ट ये होता है, सेंसिटाइज होता है वो कि हाँ भी, फिर उसको भी ऐसे करके और ये करना चाहिए और डीपली जाना चाहिए। और आजकल हमें यही प्रॉब्लम है कि हम ये पूरा प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, बच्चे बच्चे को पास टाइम नहीं है, वो क्रैक करना है एग्जाम, तो वो जल्दी से वो एक एक लाइन पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, मिक्सअप होते हैं, फिर बॉडी में इतने मैटर होते हैं, सब एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, तो एक ये हो जाता है। तो लर्निंग के क्या स्टेजेस हैं हम बताते हैं, ऐसे टीचिंग लर्निंग के जो स्टेजेस है, टीचिंग इज पार्ट ऑफ लर्निंग, डीप लर्निंग है एक्चुअली, टीचिंग इज डीप लर्निंग। क्योंकि जो पढ़ाता है, और जो, अगर जरूरी नहीं है वो स्टूडेंट भी टीचिंग कर सकता है अपने लैपटॉप के सामने, रिकॉर्ड करके ये करके फिर वो अपने को रिप्ले कर सकता है, उसके आइडियाज क्लियर होंगे। ये एक्चुअल ऐसा विजडम होता है, ऐसे एक्चुअल लर्निंग होता है। घोट के ये करके इससे नहीं होता है, गाइड से, इससे। तो पहला स्टेज होता है लर्निंग का। लर्निंग का होता है कि आपको लगता है कि आप, पहली बात तो आपको सब्जेक्ट के बारे में पता चलता है कि हाँ ऐसा कुछ एक सब्जेक्ट है, ऐसा कोई मुद्दा है, अगर चैप्टर है तो ये कोई है, ये फर्स्ट स्टेज होता है। दूसरा होता है कि आपको लगता है कि आपको समझ में आ गया है, आप एक बार रीड करते हैं, आप सिंप्लीफाई करते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि आपको, एक भ्रम होता है कि हमको, इल्यूजन ऑफ नॉलेज कहते हैं अंग्रेजी में, ज्ञान का भ्रम होता है कि मेरे को तो समझ आया गया। और अक्सर लोग बंद कर देते, फिर अगले बार फिर भूल जाते, फिर घोटते हैं, पर ऐसा नहीं, आपको भ्रम कैसे पता चलेगा आपको समझ आ गया, आप फिर टीच करें, सिंपलीफाई टीच करेंगे तो आप अटक जाएंगे, जहां जहां आप कंसेप्ट अगर, तो उसको फिर आप फिर से प्रैक्टिस करें, तो वो फिर, पहला स्टेज आपको खाली पता चलता है ऐसा कोई टॉपिक है। दूसरा है कि आपका, आपको लगता है आप समझ गए हैं, पर असली में आप पूरा नहीं समझे हैं। पर जब आप अपने गैप को, इसको करेंगे, फिर से प्रैक्टिस करेंगे जहां जहां अटके थे, तब आप तीसरे स्टेज में जाएंगे कि आपको समझ, आपको लगता है कि आपको समझ आ गया है, और आपको सही में समझ आ गया। ये तीन स्टेज हुआ। इसके आगे भी स्टेज है, चौथा स्टेज है कि आप अगले को पढ़ा रहे हैं, आपके सामने कोई दोस्त बैठा है या कोई क्लास किसी को समझा रहे हैं,
आपको लग रहा है कि अगला समझ गया है, मैं इतना अच्छे से बताया, कंसेप्ट क्लियर किया, एग्जाम्पल दिया, ऐसे आपको लग रहा है कि अगला समझ गया है, पर अगला को समझ में नहीं आया, अगला को। तो वो एक फोर्थ स्टेज हो गया। और आखिरी स्टेज है कि आपको लग रहा है कि आप समझ गए, आपको लग रहा है कि आप अगले को भी समझा दिए है, और अगला भी समझ गया है। तो इसीलिए आप आखिरी स्टेज में आप जब अगले से पूछते हैं, अब वो जब आपको बताता है तब आपको पता चलता है कि आप एक्चुअली समझ गए, वो समझे ना समझे, आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए। तो ऐसा अगर करेंगे तो आप कोई भी नया मैटर आप थोड़ा प्रैक्टिस करके, ऐसा करके, जैसे हमने मेथड्स बताए हैं, अपना अपना और भी आप ऐसे अपना तरीका भी ढूंढ सकते हैं। उसके ऊपर हर एंगल से अलग अलग सोचे कि ये हमारा इम्यूनिटी के बारे में मैंने बताया, ये बॉडी में ऐसे होता है। और इसी के साथ मिलता जुलता क्या है कि हमारे पुराने, जिनको हम इतने साल जानते हैं, वायरस के लिए 14 दिन रहना मतलब 5 साल रहने के बराबर है। हम 50 साल पहले 5 साल थे, तो हम फिर से पहचान गए, तो एंटीबॉडीज फिर पहचान जाएंगे और उसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे। तो ये एक आज हम ऐसे, अभी देखिए ये भी मेरे लिए एक एक्सपेरिमेंट था कि मैं ये कंसेप्ट जो आपसे बात किया है, तो अभी मैं इसका रिप्ले करके देखूंगा कितना मेरे गैप थे या कितना इसमें ये थे। आप लोग भी फीडबैक देंगे तो अच्छा रहेगा वो हमारे लिए, इम्प्रूव करने के लिए। सुनील गावस्कर जैसे क्रिकेटर तो नहीं बन पाया शायद, इसमें कुछ, उसने कितने सेंचुरीज बनाए, हमने इतने वीडियो बना लिए बैठे बैठे अपनी अपना अपना ये रहता है। धन्यवाद।